हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और उसकी जो विविधता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टी का उपजाऊपन, इसके अलावा जो ढाल इत्यादि है, ये सब चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश है, यानी जो विषुववृत्तीय या फिर जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, यानी 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का एरिया है, इसको उष्णकटिबंध बोला जाता है। तो उष्णकटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर इस क्षेत्र में जमकर वर्षा भी होती है। तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर सदाबहार वन उगते हैं, पूरे साल घने सदाबहार वन उगते हैं। और जैसे जैसे आप इक्वेटर लाइन से ऊपर उत्तर में या दक्षिण में जाएंगे तो वैसे वैसे उच्च अक्षांशों में जाने पर जलवायु में परिवर्तन आता है और वर्षा की मात्रा में परिवर्तन आता है। इस वजह से जो वनस्पति हैं, वनस्पति के प्रकार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी आप लोग इक्वेटर लाइन या फिर उष्णकटिबंध में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को देखते हैं और जैसे ही आप उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वनों का जो प्रकार है या वनस्पति का जो प्रकार है उसमें भी विविधता आती है। यानी ऊंचाई पर जाने पर, उच्च अक्षांशों में जाने पर जैसे जैसे जलवायु की मात्रा में परिवर्तन आएगा वैसे वैसे जो वर्षा की मात्रा है उसमें भी परिवर्तन आएगा और जो वनस्पति का प्रकार है उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के ऊपर आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ने पर आपको जो है, जहाँ पर मध्य अक्षांश है, जहाँ पर कम वर्षा होती है, वहां पर आपको घास स्थल देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ने पर आपको जो है शीतोष्णकटिबंधीय जो वन प्रदेश है वो देखने को मिलता है। और जब आप ध्रुवों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर आपको टुंड्रा तुल्य जलवायु वाला प्रदेश देखने को मिलता है, यानी टुंड्रा वनस्पतियां वहां पर उगती हैं। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है और इसकी वजह से प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। देखिए, इसके अलावा आप लोग जब पहाड़ पर जाते हैं तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में गिरावट आती है। ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में गिरावट आती है। तो जैसे ही हम पहाड़ी इलाके पर जाते हैं तो पहाड़ी इलाकों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी भिन्नता आती है। जैसे जो आपका पहाड़ है उसके गिरिपाद में जो वनस्पति पाई जाती हैं तो वो वनस्पतियां पहाड़ की चोटी की तरफ जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनसे बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान में परिवर्तन आता है और पहाड़ की जब चोटी की साइड में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि बर्फ इत्यादि जमी रहती है। तो यहाँ पर ऊंचाई पर आप देखेंगे कि ऊंचाई पर यहाँ पर जो टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां हैं वो उगती हैं, जबकि यहाँ पर जो आपका पहाड़ का जो गिरिपाद वाला इलाका है यहाँ पर सदाबहार टाइप के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीजें डिस्कस की गई हैं कि वनस्पति की जो वृद्धि है वो तापमान और नमी पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल और मिट्टी की परत की जो मोटाई है इन जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। आमतौर पर जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है इसको निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी 3 मुख्य श्रेणियां हैं? तो पहली श्रेणी है वन, फॉरेस्ट। देखिए, वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, यानी वन वहां पर उगते हैं जहां पर वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान हो और अच्छी खासी वर्षा प्राप्त हो, तो उन क्षेत्रों में वन उगते हैं। इन कारकों के आधार पर वनों को सघन और खुले वन में डिवाइड किया गया है। ये सघन वन और खुले वन विकसित होते हैं। सघन वन आमतौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोले जाते हैं और खुले वनों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आ जाते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनमें घास स्थल आ जाते हैं। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले इलाकों में विकसित होते हैं। थर्ड में कांटेदार झाड़ियां आ जाती हैं। देखिए, कांटेदार झाड़ियां उन क्षेत्रों में उगती हैं जहां पर बहुत ही कम या बहुत ही अल्प वर्षा होती है, या फिर जो इलाका रेगिस्तानी या मरुस्थलीय भूमि वाला इलाका है वहां पर आपके कटीली झाड़ियां या कांटेदार वनस्पतियां उगती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वन की। वन में भी यहां पर वनों के प्रकार बताए गए हैं। यहां पर सबसे पहले प्रकार के वनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंध के बारे में हमने आपको अक्षांश और देशांतर अध्याय में बताया था कि जो आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, जिसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है, इसके उत्तर में, इसके उत्तरी अक्षांश में जब हम जाएंगे तो 13.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और इक्वेटर लाइन के दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में जो 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको मकर रेखा कहा जाता है। तो 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के जो बीच का क्षेत्र है इसको उष्णकटिबंध बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में जो भी वनस्पति उगती है उसको उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहा जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो भूमध्य रेखा के आसपास
और उष्णकटिबंध में उगते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंध पूरे वर्ष सूर्य का उच्च प्रकाश प्राप्त करता है, इस वजह से यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा भी होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पर उगने वाले जो वन हैं, इन वनों के पेड़ों की जो पत्तियां हैं ये पूरे वर्ष झड़ती नहीं है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इन वनों के जो वृक्ष होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, तो काफ़ी पास पास होने की वजह से इनकी जो पत्तियां होती हैं एक झुरमुट टाइप बना लेती हैं। तो उस झुरमुट से सूर्य का प्रकाश इनके धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यानी काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान की वजह से दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश इन वनों के अंदर तक नहीं पहुंच सकता है। आमतौर पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, इनके वृक्षों की लकड़ी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, यानी यहाँ के वृक्ष दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं। यहाँ पर रोजवुड, आबनूस, महोगनी इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्राजील में बहुत बड़ा पोर्शन जो है अमेजन नदी का बहता है। तो अमेजन नदी के आसपास जो वन पाए जाते हैं उन्हें अमेजन वर्षा वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो जहाँ पर ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात हो रही है, ये वास्तव में जो है ये अमेजन वर्षा वन ही है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह से पूछा जाए कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के क्या बोले जाते हैं, तो आप बता देंगे कि पृथ्वी के ये फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी आपको ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लिखा मिल जाएगा, या फिर कभी कभी आपको जो है अमेजन वर्षा वन भी लिखा मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अमेजन वर्षा वन का एक बड़ा भाग जो है ब्राजील में ही पड़ता है। इसके अलावा जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इन वनों में विश्व का सबसे बड़ा सांप भी पाया जाता है। यानी यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी पाया जाता है, और ये भी इन वनों की एक खास विशेषता है। इसके बाद आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन भी कहे जाते हैं, और भारत के अधिकांश हिस्से में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ के वृक्ष जो हैं जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष जो है अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, ताकि वे अपने आप को सर्वाइव रख सकें, अपने आप को जिंदा रख सकें। देखिए मान लीजिए अगर पत्तियां इनमें बनी रहेंगी तो क्या होगा, अगर इनकी पत्तियां बनी रहेंगी तो शुष्क मौसम में उन पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन होगा, और जब पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन होगा और शुष्क मौसम में पानी भी मिल नहीं रहा होगा, तो ऐसे में वृक्ष सूख जाएंगे। तो वृक्ष जो है अपने आप को बचाए रखने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ताकि उन वृक्षों से बाष्पोत्सर्जन ना हो, जो पानी है वो पेड़ के तनों वगैरह में संचित रहे, जिससे कि पेड़ अपने आप को सर्वाइव रख सके। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें साल, सागवान, नीम और शीशम के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवरों में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर प्रमुख हैं। इसके बाद है शीतोष्ण सदाबहार वन। देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन जो है मध्य अक्षांश के जो तटीय प्रदेश हैं उनमें पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका में, दक्षिण चीन में, या फिर दक्षिण पूर्वी ब्राजील के किनारों पर ये पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्षों में बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस के दृढ़ या फिर मुलायम दोनों प्रकार के इनमें पेड़ पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो पाए जाने वाले पेड़ हैं उनमें दृढ़ तनों वाले यानी कठोर तने वाले पेड़ भी पाए जाते हैं, और मुलायम तने वाले पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद है शीतोष्ण पर्णपाती वन। देखिए जैसे जैसे हम मध्य अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, तो उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक हमें शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। ये जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां जो है शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ों में बांज, ऐस, बीच इत्यादि शामिल हैं। यहाँ के प्रमुख जानवरों में हिरण, लोमड़ी और भेड़िए प्रमुख जानवर हैं। इसके अलावा यहाँ पर फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगले प्रकार के वन या फिर वनस्पति में आ जाती है भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, ये आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप है, और ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका यूरोप महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में और यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में यहाँ पर एक सागर पड़ता है। इस सागर को भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरियन सी कहा जाता है। भूमध्य सागर के आसपास जो स्थान है उन स्थानों की जलवायु की एक खास बात होती है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो वर्षा शीत ऋतु में होती है। यानी यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर जो बरसात होती है वो शीत ऋतु में होती है। यहाँ की गर्मियाँ शुष्क और काफ़ी ज़्यादा कठोर होती हैं। तो दुनिया भर में वे स्थान जहाँ पर बरसात शीत ऋतु में होती है और गर्मियाँ शुष्क और कठोर होती हैं, उन स्थानों की जलवायु को
भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु कहा जाता है। और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ उगती हैं उन वनस्पतियों को भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागरीय के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागरीय प्रदेश के बाहरी इलाकों में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया रीजन में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी वनस्पतियाँ ये पाई जाती हैं। जैसा कि हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि वहाँ ये वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ पर जो यहाँ की ग्रीष्म ऋतु होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म और शुष्क होती है, जबकि यहाँ पर जो शीत ऋतु होती है वो वर्षा वाली मृदु ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश वाले फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर खेती करने के लिए यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है इसको हटा दिया है। इसलिए यहाँ पर जो नेचुरल वनस्पति है वो कम है, जबकि यहाँ पर जो रोपी गई वनस्पतियाँ हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। भूमध्य सागरीय वृक्ष जो हैं ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, यानी यहाँ के जो वृक्ष हैं ये गर्मी से बचने के लिए, ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए इन वृक्षों की जो छाल होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और पत्तियाँ बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। ये पत्तियाँ भी मोटी होती हैं, उनकी छाल भी मोटी होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन दुनिया में जितना भी फलों की पैदावार होती है उसका एक बड़ा भाग भूमध्य सागरीय प्रदेशों से आता है। तो इसी वजह से भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि की वजह से विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगले प्रकार के वन में आ जाते हैं शंकुधारी वन। देखिए, शंकुधारी वन जो है ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के बीच में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। देखिए, टैगा जो है ये रूसी भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है शुद्ध या फिर अनछुआ। ये वन जो है अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, यानी जो आपके हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन में भी जो अधिक ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी वन पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, यानी इनकी विशेषता ये है कि यहाँ के वृक्ष लंबे होते हैं, नरम लकड़ी वाले होते हैं और सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है और लुगदी का उपयोग सामान्य रूप से अखबारी कागज बनाने के लिए किया जाता है। यानी यहाँ के वनों के जो वृक्ष हैं उनसे जो लुगदी तैयार की जाती है उससे न्यूज़पेपर वाला जो अखबारी पेपर तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो नरम काष्ठ है इसका उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़ और देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यानी यहाँ के मुख्य पेड़ों में चीड़ और देवदार आ जाते हैं। यहाँ पर सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं आपके घास स्थल यानी ग्रासलैंड्स। तो घास स्थलों को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, यानी जो आपके उष्णकटिबंध में पाए जाने वाले घास स्थल हैं उनको उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के घास स्थलों में आ जाती हैं शीतोष्णकटिबंध वाले घास स्थल। तो उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल हैं ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से लेकर मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, यानी यहाँ पर निम्न से लेकर जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र है वहां तक वनस्पति पैदा होती है। उष्णकटिबंधीय घास स्थलों की विशेषता ये होती है कि यहाँ की जो घास होती है ये काफी ऊंची होती है, यानी लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई की यहाँ की घास होती है। तो यहाँ पर कुछ विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम बताए गए हैं, जैसे अफ्रीका का सवाना, ब्राजील का कंपोस और वेनेजुएला का लानोस। ये विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में हाथी, जैबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अगले प्रकार के घास स्थलों में आ जाती हैं शीतोष्ण घास स्थल। देखिए, ये जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की जो घास है वो आमतौर पर छोटी होती है और काफी ज्यादा पौष्टिक होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि विश्व के प्रमुख डेयरी प्रदेश जो हैं वो शीतोष्ण घास स्थलों में ही पाए जाते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बायसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। ये जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थलों के बारे में बताए गए हैं। कौन कौन से शीतोष्ण घास स्थल विश्व में पाए जाते हैं, जैसे पंपास घास स्थल मुख्यतः अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये उरुग्वे और ब्राजील में भी फैले हुए हैं। प्रेरी, उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं उन्हें प्रेरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थलों को वेल्ड कहा जाता है। मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के जो घास स्थल हैं उनको स्टेपी कहा जाता है। हंगरी के शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल को पुस्ताज या फिर पुस्ताज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं उनको डाउन्स कहा जाता है और न्यूजीलैंड में इन्हें कैंटरबरी कहा जाता है।
देखिए ये जो पोर्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है, तो कम से कम आपको 3 से 4 बार इन्हें याद करना है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी पीसीएस एग्जाम हो या फिर कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो, उनमें शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है या उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये 10-12 जो घास स्थल हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए कि किस देश में इन्हें क्या कहा जाता है और ये किससे संबंधित है, उष्णकटिबंधीय संबंधित है या फिर शीतोष्णकटिबंधीय संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। अगले प्रकार की वनस्पति में आ जाती हैं कटीली झाड़ियां। देखिए कटीली झाड़ियां वहां पे पाई जाती हैं जहां पर वर्षा कम होती है और जहां की भूमि जो है कम उपजाऊ होती है। तो कटीली झाड़ियां जो है शुष्क रेगिस्तानी जो प्रदेश हैं उनमें पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर जहां पर रेगिस्तान या फिर कम बरसात होती है, वहां पर इस तरह की वनस्पति पाई जाती हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा की वजह से यहाँ पे वनस्पतियों की कमी रहती है, इस वजह से यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। भारत में जो थार का रेगिस्तान है ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है, तो यहाँ पर हमें कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान है, यहाँ पर भी हमें कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और दुनिया भर के जितने भी मरुस्थल हैं उन सभी मरुस्थलों में या फिर दुनिया भर के जितने भी शुष्क स्थान है उन सभी स्थानों पर आपको शुष्क झाड़ियों वाली वनस्पति देखने को मिलती है। देखिए इसके बाद है टुंड्रा वनस्पति। देखिए टुंड्रा वनस्पति जो है ये उच्च अक्षांशों में पाई जाती है, खास करके ध्रुवीय प्रदेशों में। तो ध्रुवीय प्रदेश में केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्पकाल के लिए ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर बर्फ पिघलती है। उसी दौरान काई, लाइकेन या फिर छोटी झाड़ियाँ पनपती हैं। ये वनस्पतियाँ जो हैं यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर होता है, यानी यहाँ के जानवरों के जो शरीर होते हैं इनके शरीर पर मोटे मोटे रोए होते हैं और मोटी चमड़ी होती है, जो कि इन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवरों में सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके अलावा इस वीडियो से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी आप अवश्य देखिए, ताकि आपने जो भी यहाँ पर सीखा है उसका आप अभ्यास कर सकें। इसके अलावा अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पर जाकर इस वीडियो से संबंधित या इस बुक से संबंधित पूरे के पूरे नोट्स को विद टेस्ट सीरीज के खरीद सकते हैं, ताकि आपका समय भी बच जाएगा और आपको टेस्ट सीरीज लगाने का भी लाभ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।